हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ओपी गर्ग है और आज हम बात करने वाले हैं शियाटिका या लोअर बैक पेन के बारे में। आपने काफ़ी लोगों को सुना होगा या शायद खुद भी महसूस किया हो कि जब भी कोई लोअर बैक पेन होता है या पाँव के अंदर पेन होता है, बैक के अंदर पेन है, वो जो कि पाँव में रेडिएट हो रहा है, उसको शियाटिका करके लोग बोलते हैं। तो शियाटिका क्या होता है या लोअर बैक पेन क्या होता है, कैसे होता है, उसको कैसे डायग्नोस किया जाए, उसको ट्रीटमेंट के हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं, कब सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, इन्हीं सब चीज़ों को लेके आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले तो शियाटिका एक्चुअली एक कोई बहुत अच्छी टर्म नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि शियाटिका का मतलब होता है पेन दैट इज़ अराइजिंग फ्रॉम शियाटिक वेन, शियाटिक नर्व। तो सभी बैक पेन या सभी जो लोअर बैक पेन या लेग पेन जो कि रेडिएट होके मीन्स लोअर बैक से पाँव की तरफ जाते हैं, सभी पेन शियाटिक नर्व की वजह से नहीं होते हैं। बट कॉमन लैंग्वेज में हम लोग इसको शियाटिका बोल देते हैं। सो पहली चीज़ तो यही मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगा कि ऑल पेन इज़ नॉट शियाटिका, ऑल पेन इज़ नॉट रिलेटेड टू शियाटिक नर्व। जो लोअर बैक पेन होता है या जो भी लोअर बैक पेन है जो कि पाँव में भी रेडिएट होता है, तो इसके काफ़ी सारे रीजन्स हो सकते हैं। पहला रीजन जो कि मोस्ट कॉमनली जो एमआरआई कराने के लिए बोलते हैं डॉक्टर या कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो वो ये देखने के लिए किया जाता है कि आपकी कोई डिस्क हर्निएट तो नहीं है। जो वर्टिब्रल डिस्क होते हैं, जैसे मैं अगर आपको इस तरीके से एक एग्जांपल बताऊं कि सपोज़ ये आपकी वर्टिब्रा है, तो इनके बीच में एक डिस्क होती है जो कि कई बार ओल्ड एज में या कई बार स्टर्नस एक्सरसाइज करने की वजह से, गलत पोस्चर की वजह से वो डिस्क यहाँ से हर्निएट करती है, दो वर्टिब्रास के बीच में से हर्निएट करती है। और आपके जो वर्टिब्रास होते हैं उनके बीच में से नर्व्स निकलती है, दो वर्टिब्रास के बीच में से नर्व्स निकलती हैं जिनको हम स्पाइनल नर्व बोलते हैं। और यही स्पाइनल नर्व, जैसे कि अगर थोड़ा सा मेडिकल टर्मिनोलॉजी अगर मैं यूज़ करूँ तो L4-5-S1-2-3 ये नीचे जाके शियाटिक नर्व बनाती हैं। तो नर्व का कंप्रेशन यहाँ पे होने से पेन हो सकता है आपको। नर्व का कंप्रेशन अगर ये जॉइंट्स के बीच में है, इसके कंप्रेशन की वजह से आपको पेन हो सकता है। जहाँ पे शियाटिक नर्व बनी है वहाँ पे पाइरिफॉर्मिस मसल होती है, उसके इसी स्पाज्म से या चोट लगने से उस जगह से पेन हो सकता है। जहाँ से नर्व्स पास होती है, जैसे सेक्सोइलियक जॉइंट होता है, वहाँ पे नर्व के कंप्रेशन की वजह से आपको पेन हो सकता है। और पाँव में नीचे की तरफ चलें तो आपको जो नर्व जहाँ से पास करती है आपके लेटरल साइड मीन्स घुटने के बाहर की तरफ वाले हिस्से पे आपको पेन हो सकता है। तो ये काफ़ी सारी जगहों पे पेन के पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कि जिसकी वजह से कंप्रेशन की वजह से या वहाँ पे स्वेलिंग आने की वजह से आपको पेन हो सकता है। तो इट इज़ नॉट ओनली शियाटिका बट दिस इज़ बिकॉज ऑफ मैनी रीजन पेन कैन अराइज। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बताया कि शियाटिका इज़ नॉट ऑलवेज बिकॉज ऑफ शियाटिक नर्व। ना जब भी कोई लोअर बैक पेन होता है तो आपको क्या करना चाहिए? जो पहला एक सवाल है, क्या हर लोअर बैक पेन में आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? क्या हर लोअर बैक पेन के अंदर आपको एमआरआई या एक्सरे, स्पाइन या टेस्ट कराने की ज़रूरत है? तो मैं आपको बताऊं कि 80% ऑफ बैक पेन या लोअर बैक पेन जो होते हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। आप कुछ ना भी करेंगे तो भी बॉडी में ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को हील करे या टाइम के साथ वो पेन धीरे धीरे कम हो जाता है। तो अगर आप परफेक्टली हेल्दी हैं, आपको पहले से कोई बीमारी नहीं है, अगर आपको पहले कोई ऐसी चोट नहीं लगी है या कोई आपको ऐसा नहीं लग रहा है, एक दिन सडनली आप सुबह उठे और आपके बैक में दर्द हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ बिकॉज ऑफ बैड पोस्चर। आप हो सकता है एक पर्टिकुलर पोजीशन में सो गए हैं रात को, या आपने ज़्यादा ऊंचा तकिया या जितना ऊंचा तकिया आप यूज़ करते हैं उससे थोड़ा कम ऊंचा तकिया यूज़ किया, तो उसकी वजह से वो बेड पोस्चर की वजह से पेन हो सकता है। तो ये इस तरीके के जो पेन होते हैं ये नॉर्मली अपने आप ही 2-3-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं। उसके लिए आप सिंपल एनाल्जेसिक, पैरासीटामोल, एनासिड्स वगैरह ले सकते हैं। तो
ये फर्स्ट चीज़ तो ये कि नॉर्मली जो बैक पेन जो होता है वो आपका गलत पोस्चर, गलत तरीके से खड़ा होना, किसी के पाँव में डिफ़ॉर्मिटी है उसकी वजह से है, किसी की पोस्चर गलत है ना? या काफ़ी लंबी यात्रा करके आए हैं, आप एक ही जगह पे बैठे हुए हैं उस पोस्चर में, उसकी वजह से हो सकता है। तो ये जो जिसमें इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं, ये नॉर्मली ठीक हो जाता है। घबराने वाली बात कब है? घबराने वाली बात तब है जबकि आपके बैक पेन के साथ साथ पाँव में वीकनेस भी आ रही है। घबराने वाली बात तब है जबकि पाँव के अंदर आपको एक झंझनाहट, करंट जैसा सेंसेशन महसूस होगा। घबराने वाली बात तब है जबकि आप पाँव सीधा उठा ही नहीं पा रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? कि मतलब ये इतना ज़्यादा पेन है जबकि जो कि आपकी लाइफ स्टाइल को अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आप कोशिश कर रहे हैं कि चले ही ना, या बेड पे पड़े रहना पड़ रहा है आपको, या कोई भी काम करना आप अवॉइड कर रहे हैं। अगर इतना ज़्यादा पेन है और उसकी वजह से आप 2-3, या सपोज़ आपने 5-7 दिन दवाई खाई, उसके बावजूद भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, तो देन यू मस्ट सी द डॉक्टर। तो आपको डॉक्टर को दिखाने की डेफिनेटली ज़रूरत है। अच्छा, नाउ डॉक्टर जो जब भी आपको कोई डॉक्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर एग्जामिन करता है, तो डेफिनेटली वो पहले आपकी हिस्ट्री लेंगे, एग्जामिन करेंगे आपको कहाँ दर्द है, कितने दिनों से है, आपको कोई डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, इस टाइप की कोई लॉन्ग टर्म बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से ऐसा दर्द हो रहा है। वो सब रूल आउट करने के बाद अगर फिर भी मतलब आपको कोई लॉन्ग टर्म नहीं एक्यूट है, तो डेफिनेटली उसके अंदर मोस्ट ऑफ द डॉक्टर आपकी एमआरआई स्पाइन या मिनिमम एक्सरे स्पाइन वगैरह आपको करने के लिए बोलते हैं। और उसके अंदर फिर ये देखा जाता है कि आपकी क्या कौन सी डिफ़ॉर्मिटी है जिसकी वजह से पेन हो रहा है। यहाँ पे भी एक बड़ी कॉमन एक मिस्टेक हो सकती है, कई बार डॉक्टर से भी वो मिस्टेक होती है, पेशेंट से भी मिस्टेक होती है। सपोज़ आपने एमआरआई स्पाइन किया, उसके अंदर आपका आ गया हर्निएटेड वर्टिब्रल डिस्क। सपोज़ आपका जो हमारा यहाँ से गर्दन से लेके जो पीछे एनस तक का हिस्सा होता है, वहाँ तक हमारे स्पाइनल कैनाल जाती है, तो उसके अंदर सर्वाइकल स्पाइन, चेस्ट के पीछे की तरफ थोरेसिक स्पाइन, देन लंबर स्पाइन। तो कई बार क्या होता है कि सपोज़ किसी को बैक पेन है L4-5 के ऊपर, बट उसके हर्निएटेड डिस्क है T10-11 के ऊपर। तो कई बार हम लोग जल्दबाजी में उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से एग्जामिन ना करके उसको कई बार हम ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं, जबकि एक्चुअली उसके जो हर्निएटेड डिस्क है, दिस इज़ जस्ट एन इंसिडेंटल फाइंडिंग। जो उसको जो पेन हो रहा है वो किसी और जगह हो रहा है, और हर्निएटेड डिस्क जो है वो किसी और जगह है। तो ये थोड़ा सा कई बार मैं तो अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं उन सबको मैं बताता हूँ, बट आपको भी मैं ये बोलूँगा कि आप हमेशा डॉक्टर से ये थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए कि क्या हर्निएटेड डिस्क उसी जगह पे है जिस जगह के ऊपर आपको पेन हो रहा है। कई बार होता है कि हर्निएटेड डिस्क से आपको पेन नहीं हो रहा, पेन हो रहा है आपको बिकॉज ऑफ फैसिट जॉइंट आर्थोपैथी, पेन हो रहा है आपको बिकॉज ऑफ सेक्सोइलिक जॉइंट आर्थोपैथी, या पेन हो रहा है बिकॉज ऑफ पाइरिफॉर्मी सिंड्रोम। तो वो इसको क्लिनिकली कोरिलेट करना बहुत ज़रूरी है। केवल एक एमआरआई या एक्सरे देख के और हम उसका ऑपरेशन कर दें, फिर आप देखेंगे कि पेन तो वैसा का वैसा ही है, क्योंकि जिस चीज़ का हमने ऑपरेशन किया उस जगह से पेन हो ही नहीं रहा था, पेन किसी और जगह से हो रहा था। तो इसमें मैं बोलूँगा डॉक्टर्स की भी इतनी गलती नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि जिस जगह पे आपने हर्निएटेड डिस्क देखी है, जिस जगह पे ही मीन्स जहाँ पे पेन हो रहा है आपको, उसी जगह पे वो पैथोलॉजी है या वो पैथोलॉजी जस्ट एज इंसिडेंटल फाइंडिंग है। इसलिए कई बार पेशेंट्स मेरे पास जो आते हैं, कई बार वो फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, कि बैक सर्जरी हो गई है पेशेंट की, और बैक सर्जरी में बताऊँ, स्पाइन सर्जरी इज़ नॉट ए स्मॉल सर्जरी। स्पाइन सर्जरी काफ़ी बड़ी सर्जरी होती है और रिस्क भी होता है। तो वी मस्ट सी, यू सी, वी मस्ट थिंक 100 टाइम्स बिफोर गोइंग अंडर द नाइफ। सर्जरी से पहले हमको बाकी सारी चीज़ें ऐसी रूल आउट कर लेनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि बिना सर्जरी के भी हम ठीक हो सकते हैं। अगर हम बिना सर्जरी के ठीक हो सकते हैं तो हमको कोशिश करनी चाहिए हम वो ही चीज़ पहले अप्लाई करके देखें। तो ये था स्पाइन और स्पाइन एमआरआई और एक्सरे के बारे में। ना अगर सपोज़ आपको वर्टिब्रल डिस्क की प्रॉब्लम है, या फैसिट आर्थोपैथी की प्रॉब्लम है, या किसी कुछ और पायरिफॉर्मी सिंड्रोम जो भी है,
तो क्या इसके लिए सर्जरी ही एकमात्र इलाज है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। सर्जरी इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन, सर्जरी इज़ द लास्ट ऑप्शन। तो इसके लिए इसी बैक पेन के लिए जैसा कि मैंने बताया कि 80% लोग तो सिर्फ मेडिसिन से ही ठीक हो जाते हैं। बाकी जो 20% लोग हैं, हाँ, उनमें से कुछ पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ सकती है सर्जरी की। बट उससे भी पहले मैं कहूँगा कि आप लोग पेन इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन होते हैं, जो कि मैं खुद भी करता हूँ। तो उसके अंदर कई बार वो आपके फेसिट जॉइंट, सपोज फेसिट जॉइंट आर्थ्रोपैथी है, तो वहाँ पे एक एक्सरे के अंदर देख के आप को एक इंजेक्शन देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं, जिससे कि आपकी स्वेलिंग कुछ महीनों के लिए या कुछ कुछ पेशेंट में 1-2 साल के लिए भी स्वेलिंग कम हो जाती है। तो जिससे कि आप एक पेन फ्री लाइफ जी सकते हैं 1-2 साल के लिए। बट उस ड्यूरिंग दैट 1 to 2 ईयर पीरियड आपको फिर एक्सरसाइज करके आपके उस जिस जगह पे आपको दर्द था उसके आसपास की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना होता है ना, ताकि आपको दोबारा इंजेक्शन की ज़रूरत ही ना पड़े और आप बिना सर्जरी के भी ठीक हो सकें। नॉट ओनली दिस, कुछ कुछ एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट, कुछ कुछ एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा यूसी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो मैं कहूँगा कि आप लोग उनसे भी राय ले सकते हैं। आई एम नॉट एक्यूप्रेशर यूसी स्पेशलिस्ट, सो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। बट हाँ, मैंने काफ़ी पेशेंट्स को उसके एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर से भी उस मामले में ठीक होते देखा है। काफ़ी सारे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो कि कुछ कुछ एक्सरसाइज बता के उसके बारे में आपको मीन्स ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और काफ़ी कुछ पेशेंट्स में उससे भी फ़र्क पड़ता है। कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको करने की ज़रूरत होती है। कुछ कुछ यूसी हीट एंड कोल्ड थेरेपी से भी कुछ पेशेंट्स में इनमें रिलीफ मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बिफोर गोइंग अंडर द नाइफ आपको सर्जरी से पहले ये सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेने चाहिए इफ़ यू आर नॉट सीरियस इनफ। जो कि सीरियस का मतलब है कि जो मैंने आपको पहले जेड फ्लैग साइन बताया कि अगर आपके पाँव में वीकनेस नहीं है, अगर आपके पाँव में बहुत ज़्यादा ऐसा झंझनाहट नहीं है कि आप रह ही नहीं पा रहे हैं 1-2 दिन भी या 5-7 दिन भी आपके लिए निकालना मुश्किल है, तो देन प्रोबेबली आपके लिए सर्जरी ही बेस्ट होगी। बट अगर आपके पास टाइम है, अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि आप को इतना इमरजेंसी में कुछ करना पड़े, तो आपको ये सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेने चाहिए। नाउ ऑपरेशन अगर लगता है या सपोज सर्जरी करानी पड़ती है, तो उसकी क्या रिस्क हो सकती हैं या उसके क्या चांस हैं ठीक होने के। तो जैसे मैंने बताया कि स्पाइन सर्जरी अपने आप में एक स्मॉल सर्जरी नहीं है। स्पाइन सर्जरी के लिए आपको पूरा बेहोश किया जाता है। फिर हालांकि 1-2 मैं अभी कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में डालने की। 1-2 सर्जरीज हमने अवेक स्पाइन सर्जरी भी की हैं जिसमें पेशेंट पूरा होश में था और फिर स्पाइन सर्जरी की गई। बट 99% केसेस में स्पाइन सर्जरी में पेशेंट को पूरा बेहोश किया जाता है, फिर पेशेंट को उल्टा किया जाता है, फिर जो पीछे स्पाइन वाली जगह से काटा जाता है और फिर जिस जगह पे जो हर्निएटेड वर्टिब्रल डिस्क है उसको हटाया जाता है। कुछ कुछ पेशेंट्स के अंदर उसमें जोड़ लगा के फिक्स भी किया जाता है। तो इट्स यू सी हाई रिस्क सर्जरी। ब्लड लॉस होने के चांसेस भी इसमें काफ़ी रहते हैं, पेशेंट्स को ट्रॉमा होने के, क्योंकि पेशेंट पूरा प्रोन होता है तो उसके भी काफ़ी चांसेस रहते हैं। सोडियम पोटेशियम अबनॉर्मेलिटी के भी चांसेस रहते हैं। तो इट्स ए हाई रिस्क सर्जरी डेफिनेटली, नो डाउट। उसके बाद जब पेशेंट होश में आता है तो उसके बाद भी आपको फिजियोथेरेपी बताई जाती है। उसके बाद डिस्चार्ज के बाद भी आपकी कुछ कुछ मेडिसिन चलती हैं, जैसा कि नॉर्मली किसी भी बड़ी सर्जरी में चलती हैं। और जैसा मैंने बताया कि 20% केसेस के अंदर सर्जरी के बाद भी पेशेंट का पेन नहीं ठीक हो सकता, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। दिस इज़ नॉट द यू सी 100% श्योर कि आप ठीक हो ही जाएंगे। तो जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो मैं पर्सनली जो मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि आप जस्ट एक बार MRI या एक्सरे कर लिया और जस्ट डोंट गो फॉर सर्जरी ब्लाइंडली। आपको थोड़ा सा उसके पहले सोच लेना चाहिए। पहले बाकी सारे एक्सप्लोर कर लीजिए जिसके अंदर ज़्यादा रिस्क नहीं है, जैसे कि आप एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर कराते हैं या इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट वाले किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जो इंजेक्शन मतलब जो कम रिस्क वाले प्रोसीजर हैं वो आप पहले ट्राई कर लें। उसके बाद अगर नहीं ठीक होता तो सर्जरी इज़ द लास्ट ऑप्शन, नो प्रॉब्लम। सर्जरी भी ऐसा नहीं है, 80% केसेस में सक्सेसफुल भी होती है। सो ये सब था शियाटिका और लोअर बैक पेन के बारे में। इसके बारे में अगर आप कुछ और मुझसे जानना चाहते हैं तो आप मुझसे इसी चैनल पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।